हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके माइक्रोस्पोर के बारे में कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन उसकी जो एक्जाइन लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। आज हमारी हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रो स्पोर का क्या करना? फॉर्मेशन करना। ओके। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना। अब भी आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन आप सब जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस होता है तो उसके दौरान 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। वो पोलन ग्रेन क्या है? हमारे माइक्रोस्पोर है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है किस प्रकार से होती है, एंथर के अंदर 4 वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो एंथर है इसमें 4 लेयर होती है। एंथर में कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। तो उन 4 लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? 4 लेयर के अंदर सबसे अंदर माइक्रोस्पोरेंजिएट होती है, फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है, ये जो अपन पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। ओके, तो देखिए आप ध्यान देना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंथर के अंदर। ये एंथर ही कैसे बनी? तो देखिए एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और उनमें म्यूसिस होता है, उसके दौरान पोलन ग्रेन बनते हैं। तो सबसे पहले इस एंथर की जो वाल है इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको न्यू स्टेज में देखिए तो ये कोई पोलन ग्रेन है। ये क्या है? पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के अंदर ये आपकी सबसे बाहर की लेयर होती है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर सारी सेल कौन सी होती है? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस सेल। कौन सेल होती है? हाइपोडर्मिस सेल। और ये हाइपोडर्मिस सेल है, टोटल सेल कैसी है? मेरिस्टेमिक सेल होती है। कैसी सेल होती है? मेरिस्टेमिक सेल होती है। ओके। ये एपिडर्मिस और अंदर ये सेल कौन सी है? हाइपोडर्मिस, या इनको हाइपोडर्मल सेल भी कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल होती है। देखिए ये हाइपोडर्मल सेल ये टोटल मेरिस्टेमिक सेल है। कैसी सेल है? मेरिस्टेमिक सेल होती है। कैसी सेल होती है? मेरिस्टेमिक सेल होती है। मेरिस्टेमिक सेल का अर्थ है ऐसी सेल जो बार बार क्या करती है? डिवीजन करती है। ऐसी सेल जो बार बार क्या करती है? डिवीजन होती है। और दूसरी बात, ये हाइपोडर्मल सेल अनडिफरेंशिएट होती है। अनडिफरेंशिएट होती है। अनडिफरेंशिएट का अर्थ है कि ये डिफरेंट नहीं है कि ये आगे क्या बनाएगी। तो अनडिफरेंशिएट होती है, मेरिस्टेमिक टाइप की सेल है। इनमें से कोई एक सेल, जैसे ये सेल लार्ज हो गई, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। हाइपोडर्मल की कोई एक सेल, हाइपोडर्मल सेल कौन सी? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोई हाइपोडर्मल सेल, इनमें कोई एक सेल जिसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया? डेंस हो गया। और न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? न्यूक्लियस हो गया लार्ज। न्यूक्लियस तो कैसा हो गया? लार्ज। और साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? डेंस हो गया। साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? डेंस। तो एपिडर्मल की कोई हाइपोडर्मल सेल जिसका न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है, न्यूक्लियस कैसा हो गया? लार्ज। और साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? डेंस हो गया। तो इस प्रकार की सेल को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। तो आपसे कोई यही क्वेश्चन पूछे कि आर्कीस्पोरियल सेल क्या है, तो आपको आंसर देना है कि एपिडर्मिस की कोई एक हाइपोडर्मल सेल
हाइपोडर्मल सेल कैसी होती है? मेरिस्टेमिक होती है। मेरिस्टेमिक का अर्थ होता है ऐसी सेल जो बार बार क्या करती है? डिवीजन करती है। और अनडिफरेंशिएशन होती है। अनडिफरेंशिएशन का अर्थ होता है डिफरेंट नहीं है, सभी सेल क्या है? इक्वल है। उनमें से कोई एक सेल जिसका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? डेंस हो गया, न्यूक्लियस लार्ज हो गया, इसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये जो सेल बनी है इसका नाम हो गया आर्कीस्पोरियल सेल। क्या नाम हो गया इसका? आर्कीस्पोरियल सेल। ओके, अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में आगे जाके पेरिकिनल डिवीजन होंगे। आर्कीस्पोरियल सेल में आगे जाके कौन से डिवीजन होंगे? पेरिकिनल डिवीजन होंगे। पेरिकिनल क्या होंगे? डिवीजन, जिससे 2 सेल बनेगी। इससे क्या बनेगी? 2 सेल। देखना इधर, इससे कितनी सेल बनेगी? 2 सेल। एक सेल तो ऊपर की ओर बनेगी, एक सेल नीचे की ओर बनेगी। ओके, ये आपकी सभी सेल कौन सी है? हाइपोडर्मल सेल है। ये बाहर वाली सेल कौन सी थी? ये बाहर वाली सेल थी एपिडर्मिस या एपिडर्मल। ये सेल कौन सी है? हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल कह दो आप। इनमें से आर्कीस्पोरियल सेल ने पेरिकिनल डिवीजन किया है और 2 टाइप की सेल बनी है। ऊपर की ओर जो सेल बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल, PARTEL, पेराइटल सेल। और जो अंदर की ओर होती है उसको कहते हैं, इस सेल को प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। एक को तो प्राइमरी पेराइटल सेल, एक को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। ओके, और आगे ध्यान रहे, इन सेल में बीच के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का। किसका डेवलपमेंट हो जाता है? कनेक्टिव टिश्यू का। कोई पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, तो याद रहे ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू किससे जुड़ा हुआ है? फिलामेंट से। कनेक्टिव टिश्यू किससे जुड़ा हुआ है? फिलामेंट। फिलामेंट किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। किससे जुड़ा होता है? थैलेमस। थैलेमस किससे जुड़ा होता है? पेडिकल से। पेडिकल किससे जुड़ा होता है? आपको पता है, स्टेम से। स्टेम किससे जुड़ी होती है? रूट से। तो इस प्रकार इनका पूरा क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो आपसे पूछे कि जो जाइलम है, फ्लोएम है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाइलम, फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। ये वेस्कुलर बंडल आपके प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल को क्या देंगे? न्यूट्रिशन। क्यों ऐसा हुआ? कैसे? क्योंकि आप इसकी पूरी लोकेशन देखोगे तो इसका फिलामेंट का कनेक्शन थैलेमस से, थैलेमस का पेडिकल से, पेडिकल का स्टेम से, स्टेम से या रूट से। तो इनमें कंप्लीट न्यूट्रिशन का एक मेथड है कि लीफ से जो फूड बनता है और रूट से जो वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीट प्लांट में किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वेस्कुलर बंडल है, तो सभी में वेस्कुलर सिस्टम बन जाता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर वेस्कुलर कनेक्शन या वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये फूड का क्या कर सकता है? फूड का एक्सचेंज, फूड को अब्जॉर्प्शन कर सकता है, फूड को ले सकता है, यानी यहाँ से भोजन को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। कौन से पार्ट से? कनेक्टिव पार्ट से। तो अपने यहाँ पे कनेक्टिव पार्ट बन गया जो इस पूरे पोर्शन को, एंथर को क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ऊपर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है और ऊपर ये प्राइमरी पेराइटल सेल। आगे ध्यान देना, ये हमारा जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल है और प्राइमरी हाँ, तो देखिए अपन बात करे थे कि जो हमारी आर्कीस्पोरियल सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर जब पेरिकिनल डिवीजन होते हैं तो 2 सेल बनती है, एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल।
और आपका कनेक्टिव टिश्यू बन गया। ये कनेक्टिव टिश्यू इस पूरे एंथर को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू का जैसे डेवलपमेंट हो जाता है कंप्लीट एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल, आर्की स्पोरेंजियल सेल के अंदर जब पेरिकिनल डिवीजन हुआ है तो दो सेल बन गई, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। अच्छा क्वेश्चन है, आगे ध्यान देना कि आपके प्राइमरी पैराइटल सेल है आगे बार बार डिवीजन करेगी। आगे क्या करेगी, आगे डिवीजन करने से, प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीजन करने से, ध्यान देना ये आपके प्राइमरी पैराइटल सेल के क्या करने पे, डिवीजन करने पे आपके 4 लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन, जिसमें एपिडर्मिस तो पहले बनी हुई थी। आपके 4 लेयर में एपिडर्मिस पहले बनी हुई थी, आपके एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडम, यानी कि पेरिकिनल डिवीजन, पैराइटल डिवीजन से आपके प्राइमरी पैराइटल डिवीजन से क्या बनता है, 4 लेयर का फॉर्मेशन, 4 लेयर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन करने पर 4 लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन, जिसमें एपिडर्मिस आपकी बनी हुई थी, एंडोथीसियम, तीसरा कौन सा है, मिडल लेयर, और फोर्थ कौन सा है आपके टेपिटम। ओके, फोर्थ कौन सा है, टेपिटम। लाइन क्लियर। तो आपसे पूछे कि प्राइमरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप कहोगे कि आर्की स्पोरेंजियल सेल के पेरिकिनल डिवीजन से। और पैराइटल सेल का फंक्शन क्या है, एंथर की 4 लेयर का फॉर्मेशन, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। शायद ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि एंथर की जो 4 वॉल है उनका फॉर्मेशन किससे होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। आगे अपन बात करें कि जो स्पोरेंजियल सेल होती है, ये आपकी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल, ये आगे बार बार डिवीजन करके स्पोरोजिनेसिस सेल का क्या करती है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करती है, स्पोरोजिनेसिस। और स्पोरोजिनेसिस सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ये आपके स्पोरोजिनेसिस सेल है, ये बार बार डिवीजन करने से स्पोरोजिनेसिस सेल बनती है। क्या बनती है, स्पोरोजिनेसिस सेल। ओके, प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस सेल अपनी योग कहें कि आगे जाके किस में बदल जाता है, स्पोरोजिनेसिस सेल लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, स्पोरोजिनेसिस लिख दो या स्पोरोजिनेसिस सेल, एक ही बात है। प्राइमरी वर्ड हट गया और स्पोरोजिनेसिस सेल किस में बदल गई, स्पोरोजिनेसिस में। प्राइमरी हटते ही स्पोरोजिनेसिस सेल, ये लो स्पोरोजिनेसिस सेल में बदल गई। यानी कि पहले क्या थी, प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस थी और किस में बदल गई, स्पोरोजिनेसिस सेल में। और स्पोरोजिनेसिस सेल आगे डेवलपमेंट होके क्या होके, डेवलपमेंट होके किस में बदलती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का किस फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोरोजिनेसिस सेल से या स्पोरोजिनेसिस सेल से। स्पोरोजिनेसिस सेल किससे बनती है, प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस सेल से। प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस सेल किससे बनी है, जब आर्की स्पोरेंजियल सेल में, आर्की स्पोरेंजियल सेल कौन सी है, ये रही, जब इसमें पेरिकिनल डिवीजन हुआ है तो एक तो ऊपर की ओर सेल जिसको पैराइटल सेल कहते हैं, इसको प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस सेल कहते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस सेल आगे डिवीजन करके स्पोरोजिनेसिस सेल बनाती है और ये डेवलपमेंट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं MMC। यहाँ तक शायद आपके क्लियर हो गया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन किससे होता है, आपके स्पोरोजिनेसिस सेल से होता है। आगे देखना, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये 2N होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2N। बोर्ड पर देखना, ये आपकी 2N है। कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2N होती है। जब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल का शॉर्टकट में नाम होता है MMC, माइक्रोस्पोर
मदर सेल, माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर, ये मदर और ये आपकी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन। इन 4 पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। तो जो आपके 4 पोलन ग्रेन बनते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। ओके, याद रहे। टेपिटम की सेल्स, मैंने पहले ही बताया था आपको, टेपिटम की सेल्स नष्ट होने से पूर्व यानी डिस्ट्रॉय होने से पहले यूबिस बॉडी को माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में छोड़ देती है। ये यहाँ, ये तो माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे छोड़ देती है। ये क्या है, आपकी यूबिस बॉडी है। क्या है ये, यूबिस बॉडी। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो टेपिटम सेल करती है। कौन सी करती है, टेपिटम सेल। टेपिटम सेल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार दोबारा और देख लो यूबिस बॉडी का, बहुत इजी सा काम है। सबसे पहले तो ये अपने इसको तो पूरा करें कि ये यूबिस बॉडी माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में आ जाती है। यूबिस बॉडी कहाँ आ गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में, और ये पोलन ग्रेन के चारों ओर हो जाती है। यूबिस बॉडी किसके चारों ओर हो जाती है, पोलन ग्रेन के चारों ओर, और पोलन ग्रेन का एक्जाइन लेयर बनाती है। पोलन ग्रेन की एक्जाइन लेयर बनाएगी, यानी कि यूबिस बॉडी माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में आ जाती है, और जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल कैविटी में आ गई, ये यूबिस बॉडी कंप्लीट माइक्रोस्पोर के चारों ओर हो जाती है, एक कवरिंग बना लेती है, और एक कवरिंग बना के पोलन ग्रेन की एक्जाइन लेयर बनाती है। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, एक्जाइन और इंटाइन। ये एक्जाइन लेयर बनाती है। क्या बनाती है, एक्जाइन लेयर। तो आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे पोलन ग्रेन की एक्जाइन लेयर किसकी बनी होती है, आंसर देना यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी में होता क्या है, तो स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। यूबिस बॉडी में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यूबिस बॉडी में कंप्लीट स्पोरोपोलेनिन का क्या होता है, स्टोरेज। कंप्लीट स्पोरोपोलेनिन पाई जाती है। तो आप यूबिस बॉडी न बोल के ये भी बोल सकते हैं कि एक्जाइन लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। पोलन ग्रेन की एक्जाइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। दोबारा देखना ही स्पोरोपोलेनिन होता क्या है, पहले ही बताया था मैंने। ये आपके टेपिटम की सेल्स हैं। ये कौन सी सेल्स हैं, टेपिटम की सेल। टेपिटम की सेल मल्टी न्यूक्लिएट होती है और पॉलीहेप्लॉइड होती है। ओके, प्लॉइडी होती है। क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है। मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइडी इसका मेन कैरेक्टर है। पहले तो शुरुआत में तो ये 2n होती है, लेकिन एंडोमाइटोसिस होने की वजह से ये पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। और ये आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मैंने कहा था इस टेपिटम सेल को मैं बाहर लेता हूँ, ये टेपिटम की सेल्स। इस टेपिटम सेल में सबसे पहले आपको पता है ये न्यूक्लियस, ये प्रोयूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, प्रोयूबिस बॉडी। ये क्या है, प्रोयूबिस बॉडी है। ये प्रोयूबिस बॉडी, आगे देखो, ये तो टेपिटम, ये टेपिटम की सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। जब प्रोयूबिस बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है, और उसके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है। यूबिस बॉडी कहाँ गई, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। यूबिस बॉडी क्या, प्रोयूबिस बॉडी। यहाँ ये कहती है प्रोयूबिस बॉडी, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कहाँ गई, बीच में, इंटरमीडिएट आ गई। और इस प्रोयूबिस बॉडी के चारों ओर कौन जमा हो जाता है, आपका स्पोरोपोलेनिन। जब प्रोयूबिस बॉडी के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है, तो फिर इसको प्रोयूबिस बॉडी न बोल के क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी। ओके, दोबारा देखना, टेपिटम की सेल्स, बीच में ये टेपिटम सेल्स है, ये न्यूक्लियस है,
और ये प्रोइबिस बॉडी है। यहाँ भी बना देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन वाल दो, ये क्या है, सेल वाल है। ओके, ये क्या है, सेल वाल। आपका ये प्रोइबिस बॉडी यहाँ सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ गया और इसके चारों ओर कौन जमा हो गया, स्पोरोपोलिनिन। अब इस प्रोइबिस बॉडी को अपन प्रोइबिस बॉडी न बोल के क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडी। तो प्रोइबिस बॉडी को यूबिस बॉडी कब बोलते हैं, प्रोइबिस बॉडी को यूबिस बॉडी तब बोलते हैं जब प्रोइबिस बॉडी में किसका स्टोरेज हो जाता है, स्पोरोपोलिनिन का। और यही स्पोरोपोलिनिन टेपिटम की सेल नष्ट होने से पूरे टेपिटम की सेल से डिस्ट्रॉय होने से पहले जो अपना स्पोरोपोलिनिन का जमाव है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में क्या कर देती है, छोड़ देती है। ये देखो, ये पूरा स्टोरेज कहाँ गया, यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में आ गया, यहाँ आ गया। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी, ये यहाँ आ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में आ गया। और जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो आपका ये स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन के चारों ओर आ जाता है और पोलन ग्रेन के चारों ओर आकर किसका फॉर्मेशन करता है, एक्साइन का। तो आपसे पूछिए कि स्पोरोपोलिन आपके पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर, पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखेंगे। तो पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन कहाँ से आया, तो देखो टेपिटम की सेल्स, टेपिटम सेल में प्रोइबिस बॉडी होती है। ये प्रोइबिस बॉडी जब टेपिटम सेल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है और उसमें स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है तो उसको यूबिस बॉडी कहते हैं। टेपिटम की सेल डिस्ट्रॉय या नष्ट होने से पूर्व इस यूबिस बॉडी या स्पोरोपोलिन को माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में डाल देती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें कैविटी में डाल दिया और माइक्रोस्पोर मदर सेल की कैविटी में डालने के पश्चात जैसे ही इसमें मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर के चारों ओर स्पोरोपोलिन का क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। और ये स्टोरेज होकर ये पोलन ग्रेन की या माइक्रोस्पोर की एक्साइन लेयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक शायद आपके कंप्लीट हो गया है। आगे अपन बात करें, इसके बाद अपन देखेंगे कि जो हमारा जो पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन शुरुआत के अंदर तो चारों पोलन ग्रेन एक साथ रहते हैं। शुरुआती स्टेज में तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, एक साथ अटैच रहते हैं। आपसे पूछे कि चारों पोलन ग्रेन अटैच किससे रहते हैं, तो केलोज के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, केलोज एक सबस्टेंस है जिससे चारों पोलन ग्रेन क्या रहते हैं, एक जगह जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही केलेज एंजाइम आता है, क्या आता है, केलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम इस केलोज का क्या कर देता है, ब्रेक डाउन, और चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, सेपरेट। चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, चारों पोलन ग्रेन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए। क्लियर। तो ये है, सबसे पहले एक जगह जुड़े रहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि चारों पोलन ग्रेन शुरुआत के अंदर जैसे बनते हैं तो एक जगह रहते हैं अटैच, उसके बाद चारों पोलन ग्रेन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं, केलोज से। अलग कैसे होते हैं, केलेज एंजाइम के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, चलो अब हमारे पास पोलन ग्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, या फिर अपन इससे पहले पोलन ग्रेन के फैक्ट से पहले इनका अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन किस किस स्टेज में हो सकते हैं। ओके, तो ये देखो पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट अपनी अलग हेडिंग है, पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट। आगे वाली हेडिंग देखना, अपन पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। शुरुआत के अंदर माइक्रोस्पोर आपस में अटैच रहते हैं केलोज के द्वारा, लेकिन फिर केलेज एंजाइम आता है। केलेज एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। केलेज एंजाइम का सीक्रेशन टेपिटम करती है भाई।
टेपिटम नष्ट होने से पूर्व एक केलेज एंजाइम का सीक्रेशन भी करती है, जो पोलन ग्रेन को क्या करता है, डिफरेंट अलग अलग करता है। ओके, अब पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट पोलन ग्रेन का यूं भी हो सकता है। पहली कंडीशन, एक कंडीशन आपके ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन देखो, एक ये कंडीशन हो सकती है जो अभी थी आपके पास। आपके पास ये दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन, एक वो। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं इसको? पहले वाली कंडीशन को कहते हैं टेट्राहेड्रल। सेकंड कंडीशन जिसमें चारों पोलन ग्रेन एक साथ है, इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल। सेकंड कंडीशन को क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल। एक होता है तीसरी कंडीशन आपके, इधर देखना, एक ये होती है, इसको कहते हैं डिकसेट। इसको क्या कहते हैं? डिकसेट। ये थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। एक कंडीशन हो रहा है फोर्थ कंडीशन। देखना, फोर्थ कंडीशन में देखो, आप देखोगे टी शेप कंडीशन होती है। थोड़ा ठीक बनाने दो इसको, बढ़िया नहीं बनाइए। ये है टी शेप। एक होती है पांचवी लीनियर, जिसमें चारों पोलन ग्रेन एक लाइन के अंदर होते हैं, इसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। ये हमारे पास 5 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन। सबसे पहले हमने दे रखा है टेट्राहेड्रल। दे रखा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक नॉर्मल टाइप का है ये अरेंजमेंट। ये ऐसा कैप्सूला के अंदर होता है, जिसके अंदर आप टेट्राहेड्रल में देख रहे हो। टेट्राहेड्रल में आप देखते हैं कि इसमें चारों पोलन ग्रेन आपको व्यवस्थित अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं। इसमें इस पोलन ग्रेन के 90 डिग्री एंगल पर ये है, और इसके पीछे एक और है, ये भी क्या है? 90 डिग्री कोण के ऊपर है। यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पर है, और ये भी क्या है? ये दोनों बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। टेट्राहेड्रल के अंदर बिल्कुल आपको सामने दिखेंगे 1 2, और एक इसके पीछे, एक आपके सामने, एक इसके पीछे, ये हो गए 3। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। बात क्लियर होगी क्या? अपन इनको यो नहीं देखे, यो भी देखे। देखो, डिकसेट में है 90 डिग्री एंगल वाला, तो इसमें 90 डिग्री एंगल वाला सिस्टम नहीं है। आप इसमें देखना, बिल्कुल लाइनर है 90 डिग्री एंगल के ऊपर, ये इसके 90 डिग्री और ये इसके पीछे वाले के 90 डिग्री। टेट्राहेड्रल में तो ये है कि चारों अरेंजमेंट एक साथ होते हैं। 1 2 3, एक आपको दिख रहा नहीं है, 4 अरेंजमेंट है। चारों अरेंजमेंट एक साथ होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपके क्रॉस फॉर्म में होते हैं। ओके, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, जो क्रॉस फॉर्म में हो। आइसोबाइलेटरल देखो, आइसोबाइलेटरल ऐसा मोनोकोट के अंदर होता है। ऐसा किसमें होता है? मोनोकोट के ऊपर होता है। डिकसेट में मैंने बताया आपके
एक दूसरे के 90 डिग्री, ये पीछे वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसके पीछे 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री। टी शेप में 2 आपके ऊपर और 2 आपके हॉरिजेंटल, ये 2 आइसोबाइलेटरल और ये आपके क्या है लॉन्गिट्यूड हैं 2, और ये क्या है हॉरिजेंटल है, और लीनियर एक लाइन के अंदर है। ओके, इस प्रकार की व्यवस्थित है। तो आपको सीधा ये बताना नहीं है, आपको तो ये कहना है कि टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकसेट, टी शेप और लीनियर, ये 5 कंडीशन होती है माइक्रोस्पोर के पोलन ग्रेन अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर 5 स्टेप है, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकसेट, टी शेप और लीनियर। आपसे पूछे कि टेट्राहेड्रल किस में होती है, तो ये होती है डाइकोट के अंदर। किस में होती है? डाइकोट प्लांट के अंदर। अगर ये पूछे आपको ये किस में होती है? डाइकोट। अगर आपको आइसोबाइलेटरल पूछे तो ये किस में होती है? मोनोकोट। ये उतार लेना, बस यही काम का है कि आपके टेट्राहेड्रल किस में? डाइकोट। आइसोबाइलेटरल किस में? मोनोकोट। थर्ड आ गया डिकसेट, ये आपके मैग्नोलिया में होती है। किस में होती है? मैग्नोलिया में। किस में होता है? मैग्नोलिया। ओके, आपसे पूछे टी शेप, टी शेप आपके पूछे तो ये होती है बूटोमॉप्सिस में। बूटोमॉप्सिस एक एग्जांपल और दे रखा है एरिस्टोलोकिया, एक तो दे रखा है एरिस्टोलोकिया, एक बूटोमोपिया, और इसी के अलावा लाइनर होती है आपके हेलोफिया में। लाइनर किस में होती है? हेलोफिया में। ओके, डिकसेट किस में होती है? मैग्नोलिया में। एक टी शेप बच गया, टी शेप मैंने पहले ही बताया, टी शेप किस में होती है? ब्यूटोमॉप्सिस में। किस में होती है? ब्यूटोमॉप्सिस। ये प्लांट है, इसमें ब्यूटोमॉप्सिस। ब्यूटोमॉप्सिस में टी शेप। डिकसेट जिसमें एक दूसरे के 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, ये सामने इसके पीछे 90 डिग्री, ये है डिकसेट। टेट्राहेड्रल में क्रॉस रूपी हो गया। आइसोबाइलेटरल में आपको बिल्कुल सामने दिखेंगे, चारों एक डायरेक्शन के अंदर होते हैं। ये आइसोबाइलेटरल यानी सभी इक्वल। टेट्राहेड्रल में क्रॉस, डिकसेट में 90 डिग्री। आपके टी शेप में टी शेप पोर्शन 2 ऊपर और 2 नीचे, और लीनियर में चारों एक डायरेक्शन में दिखते हैं। ओके, लीनियर में चारों एक लाइन के अंदर दिखेंगे। आपके टी शेप में 2 लॉन्गिट्यूड और 2 हॉरिजेंटल होते हैं। मैग्नोलिया में आपके 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, एक के 90 डिग्री दूसरा और इसके 90 डिग्री पीछे वाला। आइसोबाइलेटरल में चारों इक्वल होते हैं, और टेट्राहेड्रल में आपको 4 दिखाई देंगे, वो भी क्रॉस रूप के अंदर। ओके, 3 दिखेंगे, एक इसके क्या होता है? पीछे। और अब अपन सीखें पोलन ग्रेन के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में नॉलेज प्राप्त करें कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। हमने अभी नहीं बताया, पहले भी बताया था, पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक्जाइन और इंटाइन। तो ये अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरिया पोलन ग्रेन तो शायद आपको क्लियर हो गया कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है, बनने के बाद में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। याद रहे सभी कैलोस के द्वारा अटैच रहते हैं, और कैलोस को कैलेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? सेपरेट। याद हो जाएगा, चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपस में किससे अटैच होते हैं? कैलोस के द्वारा। कैलोस एक सब्सटेंस है जो एक गम की तरह कार्य करता है। उस गम को या उस कैलोस को हटाने के लिए टेपिटम सेल्स के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, जिसको कैलेज कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम इन पोलन ग्रेन को सभी को क्या कर देता है? अरेंजमेंट, और हमारे 4 पोलन ग्रेन प्राप्त होते हैं। अब हमारे आगे का काम है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आगे का फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो